हेलो एवरीवन, वेलकम टू IXMB स्टूडेंट्स। मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्स AFO यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सो दोस्तों, फाइनली IBPS AFO मेंस का रिजल्ट आउट हो चुका है। आप सभी ने रिजल्ट देखा होगा। सो अगेन मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। सो अब इसके आगे जो नेक्स्ट स्टेप आपके लिए है वो है इंपॉर्टेंट, और बेसिकली हम कह सके ये एक काइंड ऑफ पर्सनैलिटी टेस्ट है जिसे हम इंटरव्यू एग्जामिनेशन या फिर इंटरव्यू कहते हैं। तो इंटरव्यू में जैसे मैंने आपको अभी बोला कि ये पर्सनैलिटी टेस्ट है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या चीज असेस की जाएगी? आपकी पर्सनैलिटी। कई बार हमें डाउट होता है कि हमें जो वो वहां पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनके आंसर देना जरूरी है, या फिर अगर हमने आंसर नहीं दिया तो हमारा इंटरव्यू बेकार हो जाएगा। बट हमेशा ऐसा सही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आप कोई बहुत टेक्निकल क्वेश्चन, या अगर आपसे कोई एक चीज पूछ लिया जाए, या फिर मान लीजिए आपसे ये पूछ लिया जाए कि MCLR का क्या है अभी, या रेट क्या होता है, क्या इसकी डेफिनेशन है। अगर आपको नहीं पता तो उसका मतलब ये नहीं कि इंटरव्यू खराब हो गया। बट अगर आपसे कोई व्यवहारिक क्वेश्चन, या फिर हम जो कहते हैं ना जनरल थिंकिंग लेवल क्वेश्चन पूछा गया, वो आप नहीं बता पाए, तो हम थोड़ा सा कह सकते हैं कि इंटरव्यू पे नेगेटिव इंपैक्ट रहेगा या उसका इंपैक्ट दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट है। आप कैसे सोचते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, ये सारी चीजें वहां पे देखी जाती हैं। तो बेसिकली आज अपनी इस वीडियो में हम यही सब डिस्कस करेंगे। कोर्स के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले आपको समझना है कि इंटरव्यू है क्या। पहले भी मैंने आप ये बताई है बातें, तो इस बार के स्टूडेंट्स के लिए सबसे पहले तो इंटरव्यू एक क्या है? पर्सनैलिटी टेस्ट। ये नॉट अ टेस्ट ऑफ नॉलेज, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट है। पर्सनैलिटी की टेस्ट की जब भी हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो भी कम्युनिकेशन है, यहाँ पे सारा कम्युनिकेशन मतलब वर्बल एज वेल एज नॉन वर्बल, मतलब कि आपके जेस्चर, पोस्चर, वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं किसी आंसर के साथ, वो भी मैटर करता है। ओके, सो ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है। देन एक बार हम पूरा ओवरव्यू देखते हैं। आर्ट ऑफ आंसरिंग, आप कैसे आंसर कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई आपसे क्वेश्चन पूछा कि आप क्यों IBPS AFO या फिर क्यों AFO बनना चाहते हैं। एक तरीका हो सकता है कि आप कहीं से घूम के आए और फिर बताएं कि इसलिए मैं AFO बनना चाहता हूं, या फिर आप सीधे कहें सर मेरे AFO एज अ करियर चूज करने के 3 रीजन है, जिसमें से कि पहला रीजन ये है, दूसरा ये, तीसरा ये। रीजन तो बेसिकली आपको अपने बनाने होंगे, मैं आपको हिंट दूंगा अभी कैसे आपको ये आंसर बनाने होते हैं बेसिकली। सो ये दोनों में डिफरेंस होता है। अब यहाँ पे कौन सा सही कौन सा गलत हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हर चीज इंटरव्यू में, खासकर जब हमारी पर्सनैलिटी को एनालाइज किया जा रहा है, क्या सही होगा क्या गलत होगा ये कह पाना मुश्किल होता है। ये उस टाइम की सिचुएशन हमें बताती है, या फिर वहीं पे पता चलता है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, या फिर हम कहते हैं कि जो नहीं करना है, वो है कि नो कैरी ओवर। मान लीजिए आप एंटर किया आपने, और आपसे जाते ही पूछ दिया कि व्हाट इज द इन्फ्लेशन रेट फॉर द मंथ दिस, या कोई भी पर्टिकुलर चीज आपसे पूछ लिया। अब आपको आइडिया ही नहीं उस बारे में, तो आप सोचने लगेंगे, फिर आपको लगेगा मैंने तो आंसर ही नहीं करा और पहला ही क्वेश्चन मेरा खराब हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मान लीजिए उन्होंने कोई एग्रीकल्चर से बेसिक सब पूछ लिया, बट आपका माइंड अभी उसी इन्फ्लेशन के क्वेश्चन या फिर उसके रिएक्शन में ही घूम रहा है, तो उससे क्या होता है कि आप प्रेजेंट क्वेश्चन को भी नहीं सोच पाते, फिर गोलमोल आंसर देते और फिर गड़बड़ होती है, और वहीं से फिर गड़बड़ आगे पूरा इंटरव्यू में गड़बड़ होती चली जाती है। तो ऐसा तो आपको खैर मॉक इंटरव्यू में ही पता चल जाएगा कई बार, जब आप मॉक इंटरव्यूज देंगे तो इसलिए ये चीज आपको खत्म करनी है कि कोई कैरी ओवर नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन चेंज, फॉरगेट द प्रीवियस वन, पुराना भूल जाइए, आगे बढ़िए। तो ये ओवरऑल इंटरव्यू है। बेसिकली आपने क्या देखा, यहाँ पे पर्सनैलिटी का टेस्ट है, पर्सनैलिटी एनालाइज की जाएगी। नॉलेज आपकी उन्होंने जितनी देखनी थी वो देख ली है। आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हुआ, मेंस एग्जामिनेशन हुआ, मतलब आपने ये दोनों क्वालिफाई किए हैं, यू हैव द सफिशिएंट नॉलेज। नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज हाउ योर पर्सनैलिटी इज सूटेबल फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट। सो ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन आर्ट ऑफ आंसरिंग, मतलब आप अपने आप को प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं। अगेन इट इज रिलेटेड टू द पर्सनैलिटी। ये चीज अवॉइड करेंगे तो आपका इंटरव्यू काफी अच्छा होगा। देन जनरली स्ट्रक्चर क्या होता है इंटरव्यू में, मतलब आप देखेंगे पैनलिस्ट बैठे होते हैं, तो वो किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। जनरली उसमें एक पैटर्न होता है। क्या पैटर्न होता है मैं आपको बताता हूँ। 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो कि सब्जेक्ट से रिलेटेड या फिर टेक्निकल। सब्जेक्ट से रिलेटेड मतलब आपसे मान लीजिए ये पूछ लिया कि प्लांटेशन क्रॉप हम किससे कहते हैं, है ना, तो फिर हम सोचने लग जाते हैं प्लांटेशन क्रॉप मतलब कोकोनट, फिर हम कुछ कुछ डेफिनेशन बनाते हैं, बट हम कुछ कुछ चीजें मिस करते हैं, फिर वो और पूछते हैं कि और बताइए और बताइए। तो ये सब टेक्निकल क्वेश्चन है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया, आपकी नॉलेज से रिलेटेड पूछ लिया, आपकी ग्रेजुएशन से रिलेटेड, ये सब किस में आ जाता है, सब्जेक्ट या फिर टेक्निकल रिलेटेड क्वेश्चन। देन HR रिलेटेड क्वेश्चन, बायोडेटा।
आप क्यों आईबीपीएस एएफओ बनना चाहते हैं, क्यों बैंक की नौकरी करना चाहते हैं, why not other, why you are the only suitable person for this particular job when we have so many candidates, आप कैसे परफेक्ट हैं, tell us any 3 unique things about yourself। इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन है, अपने बारे में कुछ बताइए, हॉबीज, आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस, ये सब एचआर रिलेटेड क्वेश्चन या बायोडेटा रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। देन उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन या फिर बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन या फिर बैंक मतलब बैंकिंग रिलेटेड क्वेश्चन। जैसे मेरे टाइम पे मुझसे पूछा था कि एनपीए क्या होता है, बैंक के लिए ये अच्छा है कि बुरा है ना, सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा है हमें, बट जो एग्जाम में देते हैं तभी हम थोड़ा सा हमें डिफिकल्ट वो लगता है। हालांकि एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट बैंक के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि मतलब बैंक को इसके थ्रू इनकम मिलनी थी, बट इनकम क्या, मेन किस्त ही हमको नहीं मिली, डिपॉजिटर का पैसा भी जा रहा है, तो ये बैंक के लिए अच्छा नहीं होता है। तो ये इस टाइप से बैंकिंग रिलेटेड चीजें हो सकती हैं। किसान क्रेडिट कार्ड आपसे पूछा जा सकता है, कुछ भी चीजें हो सकती है यहाँ पे। और यहाँ पे देखेंगे तो लेटेस्ट जो डेवलपमेंट्स हैं, जैसे यूनियन बजट, इकोनॉमिक सर्वे, तो ये तो बहुत अच्छे से आपको पढ़ के जानना है। लास्ट ईयर कई सारे स्टूडेंट से पूछा था कि इकोनॉमिक सर्वे और यूनियन बजट में क्या डिफरेंस है, दोनों एक दिन पहले एक दिन बाद में क्यों आते हैं, दोनों एक साथ क्यों नहीं आते, क्या डिफरेंस है। तो बेसिक से क्वेश्चन है ये पूछे जाते हैं, तो ये जनरल स्ट्रक्चर होता है। अब होता क्या है वहां पे, आप जब देखेंगे तो 5 से 6 से 7 पैनल मेंबर वहां पे बैठे होते हैं। आप जब एंटर करेंगे तो वो सीधे क्वेश्चन पूछना शुरू करेंगे, वो आपको ये नहीं बताएंगे कि ये कैसा क्वेश्चन है ना। आप देखते हैं कि वहाँ एक एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया, एक ने आपके बारे में कुछ पूछ लिया, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या वहाँ की स्पेसिफिक चीजें हैं, इस टाइप से कुछ भी चीज पूछ लिया। तो ये रैंडम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट ये बेसिक टाइप के क्वेश्चन जनरली होते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको हमेशा काम रहना है, कंपोज रहना है ना, बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना है। मतलब आपको क्वेश्चन पूछा, आपको आंसर आया, आप खुश हो गए, फिर दूसरा पूछा, आप बहुत खुश हो गए, मतलब बिल्कुल फूले ही नहीं समा रहे, तो उतना ओवर एक्साइटेड नहीं होना है, क्योंकि अल्टीमेटली ये आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट है। हो सकता है कि वो आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस दे कि जो बहुत बेसिक से हो और आप सोचे कि मेरे को तो बहुत अच्छा रहा। कभी कभी ऐसा होता है कि स्टूडेंट का जो पूरा का पूरा इंटरव्यू होता है वो उसकी पर्सनल लाइफ या फिर उसकी जो हम कह सकते हैं ग्रेजुएशन वाली लाइफ या फिर जो प्रेजेंट अगर कोई जॉब करे तो उस पर ही खत्म हो जाता है। तो हमें लगता है कि तो बहुत अच्छा हुआ, बट आपको नहीं पता कि कहाँ पे क्या चीज उनके लिए इंपॉर्टेंट रही और किसने डिटरमाइन किया। हमेशा डायरेक्ट जंप नहीं करना है क्वेश्चन में। मान लीजिए कि वहां पे इंटरव्यूअर ने क्वेश्चन पूछना शुरू किया, क्या आप बताना चाहेंगे कि यूनियन बजट में, आपने यूनियन बजट सुना नहीं, बोलना शुरू कर दिया, तो पूरा क्वेश्चन सुनना है, पॉज लेना है, फिर आपको स्टार्ट करना है आंसर। ये इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है, और ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, स्किप इफ यू डोंट नो द आंसर। मतलब अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया कि बताइए कि MCLR क्या है, आपको नहीं पता, तो बिल्कुल ट्राई मत कीजिए, आप सीधे बोलिए सॉरी सर आई डोंट नो, या फिर सॉरी सर आई एम नॉट एबल टू आंसर। या फिर अगर आपको लगता है कि थोड़ी सी लिमिटेड नॉलेज आपके पास है तो आप बोलिए सर एज फार एज आई नो, ये इसमें कंडीशन है, या जो भी आपको पता है वो आप पर्टिकुलर चीज वहां पे ऐड कर सकते हैं। उससे क्या होता है, एक तो एज फार एज आई नो आपने बोल दिया तो आप मतलब एक कंडीशन हो गई है कि आपको इसमें लिमिटेड चीज पता है। फिर दूसरा, अगर आपने सीधे मना कर दिया तो उसका मतलब ये है कि आपने ये नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो वो फिर दूसरे सेक्शन से या फिर किसी दूसरे टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। हालांकि एक बार आप मना कर चुके हैं तो दूसरी बार उम्मीद की जाती है फिर आप आंसर दें। अगर आप बार बार आंसर नहीं करेंगे तो फिर उसका एक बहुत नेगेटिव इंपैक्ट रहेगा कि फिर ऐसा हो जाता है कि आपने पढ़ा क्या है। कैरी अ जेंटल स्माइल, है ना, जेस्चर, हमारा जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन करते करते बीच में आप हंस रहे हैं, हंसना नहीं है, बेसिकली स्माइल एक होनी चाहिए। स्टार्टिंग में और एंड में रख सकते हैं, अगर बीच में नहीं भी तो कोई इशू नहीं है। और डेफिनेटली वहां पे एक प्रेशर रहता ही है, नर्वसनेस रहती है। किसी भी बात को बहुत ज्यादा एग्जेजरेट नहीं करना है डायरेक्ट, और बहुत ज्यादा कंटेक्स्ट ऐड नहीं करना है। अगर आपसे वो कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं सीधे आंसर दीजिए, कहानी नहीं बनानी है वहां पे, है ना। तो क्योंकि कहानी आप बनाएंगे तो आप अपना टाइम खराब करेंगे, और क्योंकि उनके पास एक टारगेट है कि इतने स्टूडेंट्स का उनको इंटरव्यू करना है, तो ऐसा नहीं है कि वो आपकी कहानी को पूरा पूरा सुनेंगे। वो आपके 5 से 6 मिनट में अगर आप कहानी सुनाने लग गए तो आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछेंगे। अगर आपने बहुत टू द पॉइंट आंसर दिए तो उसमें आपसे नंबर ऑफ क्वेश्चन मैक्सिमम हो सकते हैं, जहां पे फिर आपका एक अच्छा इंटरव्यू माना जाता है। ओके, ये चीज ध्यान में रखिएगा। देन ऑलवेज गिव डायरेक्ट एंड टू द पॉइंट आंसर, ये तो आपको करना ही करना है। अभी आपको क्या पढ़ना है इस टाइम पे, एग्रीकल्चर बजट, मतलब यूनियन बजट में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो पढ़िए, क्या ग्रोथ रेट है। देन उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे लास्ट ईयर कैसा रहा, उसके बाद कुछ जो नॉर्मल जनरल कंसेप्ट चल रहे हैं भी, जैसे इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट, ये इस टाइप का पढ़ सकते हैं। जनरल डेफिनेशन से रिलेटेड चीजें पूछी जाती हैं,
जैसे केसीसी क्या है, बैंकिंग टर्म्स क्या है, ये सारी चीजें पढ़िए। तो ये सारी चीजें आपको कवर करना है, ये आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, वहां से भी कवर कर सकते हैं। नाउ बी रेडी फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, व्हाई यू वांट टू जॉइन बैंक, आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं बैंक। तो यहां पे मैं इसका क्वेश्चन का आंसर देता हूं, बट आपको ये खुद से फ्रेम करना है, मैं आपको हिंट दूंगा। बेसिकली 3 चीज आपके ध्यान में होनी चाहिए जब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि आप बैंक क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर ही क्यों बनना चाहते हैं। तो 3 चीज ध्यान रखिए और इस 3 चीज के अकॉर्डिंग आप अपना क्वेश्चन आंसर फ्रेम करेंगे। ऐसा नहीं कि जो मैंने बता दिया बस वो फिर रट लिया। जैसे मैं देखता हूं कई सारे स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं, सर थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस, या फिर जो भी आप बोलते हैं, इस टाइप का नहीं बोलना है कि वो ऐसा ना लगे बल्कि कि आपने कोई स्क्रिप्ट रट रखी है, आप बस बोलना शुरू कर दिया ना। आप डिफरेंट लगने चाहिए बाकी स्टूडेंट से। तो हमें बहुत एग्जैजरेशन या जैसे मैंने कहा था ना स्टार्टिंग में बहुत सारी चीजें वो नहीं करनी है, अवॉइड कीजिए। हमको लगता है कि ये हमारे हम्बलनेस को शो करता है, बट हमेशा ऐसा नहीं होता है ना। तो बहुत ज्यादा ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप बहुत ज्यादा मैनिपुलेट चीजों को कर रहे हैं। क्यों बैंक ज्वाइन करना चाहते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जब भी ये क्वेश्चन किसी भी इंटरव्यू में पूछा जाए तो ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहला पार्ट होता है आपका इंटरेस्ट एंड पैशन। उस जॉब के लिए आपका कितना इंटरेस्ट है और कितना पैशन है, कितने पैशनेट आप हैं, तो उससे रिलेटेड चीजें आपके आंसर से रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर आपसे पूछा जाए कि आप बैंक में क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप कह सकते हैं सर बीइंग एन एग्रीकल्चर ग्रेजुएट, है ना, मैं एग्रीकल्चर के बहुत करीब रहा हूं। अच्छा, इसमें मैं एक चीज तो मैंने बताई लैंग्वेज के बारे में, यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ क्योंकि मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में स्विच कर रहा हूँ। आपको कोई भी एक लैंग्वेज सेलेक्ट कीजिए, इंग्लिश सेलेक्ट करने से कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलता है, बल्कि हमेशा नुकसान ही होता है अगर आप बहुत फ्लुएंटली नहीं बोल पाते या फिर एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो अगर आपकी ऐसी कंडीशन, आप हिंदी चूज कीजिए। अगर जहाँ पे रीजनल लैंग्वेजेस वहां पे आपको बोलने दे रहे हैं, ऑप्ट करने दे रहे हैं, तो वो फिर आप रीजनल लैंग्वेजेस कीजिए, कोई इशू नहीं है। तो लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं है। ये मत सोचिएगा कि अगर आपको लगता है कि आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं इंग्लिश में, बिल्कुल इंग्लिश मत चूज कीजिए, सीधे हिंदी में आंसर कीजिए, या फिर जो भी आपको वहां की जो नेटिव लैंग्वेज है वो अगर आप वहां पे ऑप्शनल या फिर आपको ऑप्ट करने दिया जाता है तो उसमें कीजिए। ओके, और बीच में क्या करना है, कभी भी स्विच नहीं करनी लैंग्वेज। जैसे आंसर देना शुरू किया, एक लाइन इंग्लिश में फिर अगली लाइन हिंदी में, ऐसा नहीं करना है। उस क्वेश्चन को तो पूरा हिंदी या इंग्लिश ही करना है। और बीच में ऐसा भी नहीं करना है कि एक क्वेश्चन इंग्लिश में आंसर किया दूसरा हिंदी में। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो फिर आप थोड़ा सा परमिशन वहां पे जरूर मांगिए। ओके, तो आते हैं वापस इंटरेस्ट एंड पैशन। तो यहाँ पे आप बताएंगे कि कैसे आपका इंटरेस्ट एंड पैशन है इस पर्टिकुलर फील्ड में। तो आप कह सकते हैं कि सर मेरा ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर से है, मैंने एग्रेरियन कंडीशन को देखा है, समझा है, मैं चाहता हूं कि बैंक के लिए या फार्मर्स के लिए या फिर एग्रेरियन सोसाइटी के लिए या फिर मैं रूरल डेवलपमेंट के लिए अपना कुछ योगदान दे सकूं। और बैंक मेरे को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है जहां पे मैं डायरेक्टली ग्रास रूट लेवल पे फार्मर से कनेक्ट होता हूं या फिर उनको सर्विस प्रोवाइड करता हूं। जैसा कि हमें पता कि फाइनेंशियल सर्विस बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारी देश की इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए भी, और पर्टिकुलर फार्मर की इकोनॉमी या फार्मर की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के लिए भी। तो यहाँ पे मैं फिट बैठता हूं। उसके अलावा फिर आप यहाँ पे बोल सकते हैं अपने इंटरेस्ट एंड पैशन को शो करने के लिए, क्योंकि मैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड हूं तो मैं आई एम प्रिपेयरिंग ओनली फॉर दोज एग्जामिनेशन इन विच एग्रीकल्चर या फिर उससे रिलेटेड वर्क इज देयर। ओके, देन दूसरे में आप अपनी ऐड कीजिए नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, एंड यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर ग्रेजुएशन है, उसको भी आप ऐड कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में गजबजाना नहीं है, मतलब बेसिकली आपको डाउट नहीं करना है कि अगर आपसे ये पूछ लिया कि आपके पीजी का क्या यूज है, मुझसे भी पूछा था ये क्वेश्चन कि क्या फायदा आपके पीजी का जब आपने बैंक ही ज्वाइन करना है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको बताना है कि सर क्योंकि मेरी नॉलेज या फिर जो मेरी एग्रीकल्चर एजुकेशन है वो काफी रिलेटेड है, एंड उसकी वजह से ही बेसिकली आप इसके लिए इस पोजीशन के लिए भी एप्लीकेबल हैं। और आपका पीजी, जब पीजी की बात आती है तो यहाँ पे इसको कैसे आपको बताना है, कभी भी ना जस्टिफाई करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि जस्टिफाई हम तब करते हैं जब हमने कुछ इधर उधर किया है। इंटरेस्ट के साथ उसको हर चीज को इंटरेस्ट से कनेक्ट कीजिएगा। जैसे आपने पीजी क्यों किया, मान लीजिए मेरे से कोई पूछे कि आपने क्यों पीजी किया, तो मैं कह सकता हूँ सर क्योंकि मेरा इंटरेस्ट जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग में बहुत ज्यादा था और मैंने ये सोचा था कि एक साथ पहले मैं ग्रेजुएशन करूंगा और उसके बाद मैं इस सब्जेक्ट में हायर एजुकेशन या फिर और ज्यादा नॉलेज
एक्यूमुलेट करूंगा या फिर इसके बारे में मैं पढ़ना चाहूंगा, और साथ ही साथ में गवर्नमेंट एग्जामिनेशन जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है उनकी मैं प्रिपरेशन कर रहा था। ये बेसिक सी आंसर है, इसमें कुछ भी कंफ्यूज होने जैसी चीज नहीं है। तो आप बेसिकली कह सकते हैं क्योंकि सर मेरा इंटरेस्ट इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में है और मैं चाहता था कि जॉब करने से पहले मैं पोस्ट ग्रेजुएशन जरूर कर लूं, और इसलिए मैंने पहले पोस्ट ग्रेजुएशन किया। तो बेसिक सा आंसर है, इसमें कोई भी बहुत ज्यादा ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव। पॉजिटिव तो खैर है ही, नेगेटिव नहीं है। और तीसरी चीज है कि आपकी पर्सनल ग्रोथ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि अगर आप बोले कि यहाँ पे मुझे पर्सनल ग्रोथ मिलती है। बेसिकली आप कह सकते हैं कि सर बैंक इज प्रोवाइडिंग अ वेरी गुड करियर प्रोस्पेक्ट, यहाँ पे प्रमोशंस बहुत जल्दी हैं, सैलरी स्ट्रक्चर अच्छा है, अलाउंसेस अच्छा है, एंड यहाँ पे अगर आपको लगता है कि आपको ऑल इंडिया घूमने में बहुत अच्छा लगता है तो आप कह सकते हैं कि ये मेरे को एक्सपोजर प्रोवाइड करता है जहाँ पे मैं पूरे ऑल इंडिया लेवल पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता हूँ, या फिर इससे रिलेटेड चीजें जो भी बैंकिंग से रिलेटेड है वो आप जो यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। तो ये तीन हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपका इंटरेस्ट एंड पैशन, दूसरा आपकी नॉलेज या आपका एक्सपीरियंस या फिर आपका ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, ओके, ये चीज ध्यान रखना। तीसरा चीज है कि आपकी जो पर्सनल बेनिफिट है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने से। ओके, ये वाला क्वेश्चन मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया कि बीएससी एमएससी किया है, पीएचडी किया, फिर एएफओ क्यों बनना चाहते हैं ना, तो ये वाला आप प्रिपेयर कीजिएगा। व्हाई यू शुड बी सिलेक्टेड एज अ फील्ड ऑफिसर, आप ही क्यों, बाकी क्यों नहीं, आप में ऐसी क्या खास बात है। What do you think about the KCC एनिमल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ऐसे कोई भी स्कीम जनरल हो सकता है क्या, इसके बारे में आपकी क्या राय है ना, ये जनरल सा क्वेश्चन होता है। उन्होंने कुछ नहीं पूछा, कुछ ऐसा नहीं बोला कि इंटरेस्ट रेट बताओ, ये पूछा कि आपकी क्या राय है ना, तो उस क्वेश्चन को कैसे आप आंसर करेंगे। लेटेस्ट स्कीम से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, रूरल कंडीशंस आपकी लोकेलिटी में क्या है, कोई लेटेस्ट वेराइटी हो सकती है कि लेटेस्ट डेवलपमेंट हो सकते हैं, जैसे जो नई स्कीम्स आई हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें करना है। एक चीज बहुत ध्यान रखनी है कि कॉन्फिडेंट रहना है ना ओरिजिनल रहना है। कई बार क्या होता है, मान लीजिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, डेफिनेटली आप मॉक इंटरव्यूज या फिर अपने सीनियर कहीं से भी आप प्रिपेयर करेंगे तो वो आपको कुछ ना कुछ गाइड करते हैं। जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं आप हर जगह से वो गाइडेंस लीजिए। मॉक इंटरव्यूज डेफिनेटली बहुत बेनिफिट करते हैं, आप मॉक इंटरव्यूज जरूर दीजिए। बट जब आप एग्जाम दे रहे होंगे उससे पहले आपको फीडबैक पे वर्क करना है, जितनी मेहनत हो सकती है कीजिए। बट जिस समय इंटरव्यू में बैठे उस समय सब भूल जाइए कि किसने क्या बोला था, ओरिजिनल रहिएगा। ये मत सोचिएगा कि सर ने मुझे तब क्या बताया था वही मेरे को यहाँ पे बोलना है, फिर उसमें बहुत गड़बड़ हो जाती है और अगर कोई क्रॉस क्वेश्चन हो गया तो हम गड़बड़ कर देते हैं। तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखनी है, अपनी ओरिजिनलिटी मेंटेन रखनी है, तभी आप दूसरे से डिफरेंट भी दिखेंगे। सबने एक ही टाइप का आंसर रट लिया तो सब एक जैसे ही दिखेंगे, तो इंटरव्यूअर को समझ नहीं आएगा कि कौन सही है या फिर कौन बेस्ट है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। रिमेंबर यू आर द बेस्ट। सो दिस इज ऑल फॉर आपके इंटरव्यू प्रिपरेशन। हमारा एग्जाम का जो कोर्स है एएफओ इंटरव्यू कोर्स, उसमें हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें हमारी 3 स्पेसिफिक लाइव क्लासेस होंगी। उसके अलावा 101 मॉक इंटरव्यू होगा, जिसमें कि पहले मॉक इंटरव्यू होता है, फिर हम उसमें डिटेल्ड फीडबैक प्रोवाइड करते हैं बेस्ड अपॉन योर परफॉर्मेंस। तो उसके स्लॉट्स भी अभी स्टार्ट हो जाएंगे, तो आपको वो बुक कर लेने हैं अपने स्लॉट्स। ऐसा नहीं है कि अपनी एग्जाम जो आपकी इंटरव्यू डेट है उसका वेट करना है, क्योंकि मैं आपको बता दूं इंटरव्यू बहुत जल्दी होते हैं और कम टाइम में बहुत ज़्यादा इंटरव्यू कंडक्ट होते हैं, तो फिर उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट करने में बहुत इशू आते हैं। तो इसलिए आप पहले ही अपने मॉक इंटरव्यू शेड्यूल कर लीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम पे मॉक इंटरव्यू शेड्यूल करके कोई फायदा भी नहीं है, आप अपने फीडबैक पे वर्क नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जितना जल्दी आप मॉक इंटरव्यू देंगे उतना अच्छा वो आपके लिए रहेगा। तो ये चीजें आपको हमारे कोर्स में मिलेंगी, आप कोर्स में जाके देख सकते हैं। बहुत नॉमिनल इसका प्राइस है, इसका प्राइस ऐसा कुछ ज्यादा नहीं है, आप जस्ट आप देख सकते हैं कि वो जस्ट वो एक टोकन रखा है फॉर द रजिस्ट्रेशन, सो दैट कि जो सीरियस स्टूडेंट है, मतलब कई बार ऐसा होता है कि अगर हम फ्री ही कर दें तो फिर कोई उसको सीरियसली नहीं लेता है, क्योंकि मैन पावर, आपने देखा कि हमारे जो पैनल मेंबर्स हैं, प्रोफेसर बीरेन कुमार सर हैं, इमैनुअल म्यूरे सर हैं जो जीएम नाबार्ड रहे हैं, बी कुमार सर एग्री एक्सटेंशन में प्रोफेसर रहे हैं, इसके अलावा डीन डायरेक्टर वेरियस पोजीशन में सर किया, डॉक्टर संजीव शर्मा सर है सीजीएम आरबीआई में रह चुके हैं, अरुणिमा मैम है इंडियन ओवरसीज बैंक में और सिडबी में वो एक्स मैनेजर रह चुकी हैं, रश्मि मैम, तो सारे ही काफ़ी सीनियर लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी इस टाइप के कई सारे मॉक इंटरव्यूज़ या फिर जो एक्चुअल इंटरव्यूज़ होते हैं वो सारी चीज़ें ली हुई हैं। सो इसलिए ये आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म यहाँ पे प्रोवाइड करता है। बाकी हमारी गाइडेंस आपके लिए रहेगी। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन है, आपको नीचे गूगल लिंक मिल जाएगा, आप उसमें अपनी एंट्रीज दे सकते हैं। बहुत एंट्रीज या बहुत ज़्यादा डिफरेंट क्वेश्चन रहे तो फिर हम एक लाइव सेशन कर लेंगे जिसमें कि ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। आई होप कि इस सेशन से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे अहेड।